हेलो डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं। हमारे जितने भी डियर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको वेलकम कर रहा हूं। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और ये जो वीडियो है आपका MSN 1 मेडिकल नर्सिंग सर्जिकल 1 जो कि पेपर 1 होता है आपके एग्जाम में, तो उसका जो है हम लोग 3 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत मोस्ट जो है VVI है। ये तीनों क्वेश्चन जो है मोस्ट VVI है। तीनों क्वेश्चन में कौन है? पहला क्वेश्चन है हर्निया क्या होता है, हर्निया के प्रकार क्या है, समझ गए ना। और किसी एक हर्निया के ऊपर जो है विस्तृत में चर्चा करने के लिए पूछेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं डायलिसिस के बारे में, समझ गए ना। डायलिसिस के बारे में जो है हम लोग लेकर आज क्वेश्चन आए हैं, समझ गए। चलिए, और जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको हम लोग DM बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस, यानी सीधा कहा जाए तो डायबिटीज, समझ गए ना, मधुमेह रोग। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण है। चलिए जो है हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं, समझ गए। चलिए, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को भी, और फर्स्ट ईयर के तो हैं उनको तो मैं बताऊँगा ही। अगर आप सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए, देखने से कुछ नहीं होने वाला है। देखने से उस समय के लिए आपको जो है दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें ये होता है। तो वीडियो तो महत्वपूर्ण है ही। मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ, मैं शुरू जब किया था ये रिवीजन वाला उस समय ही कह दिया था कि एक अच्छा सा कॉपी बनाइए। उस कॉपी में जितना भी अभी से लेकर एग्ज़ाम तक मैं रिवीजन वाला कराऊंगा, हो सकता है एक आध क्वेश्चन नया भी आ जाए जो मैं पिछले एग्ज़ाम टारगेट वाला में नहीं कराया था। तो जो है आप जितना भी मैं इस रिवीजन वाला में कराऊंगा, ऐसा तो नहीं है कि मैं हवा में बता रहा हूँ सीधे उड़ा के। जो भी चीज़ बता रहा हूँ मैं अच्छे से बता रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आपको बताया कि आप लोग जो है क्या करें। सबसे पहले आप लोग जो है अपना क्या करें कि एक कॉपी बनाएं। उस कॉपी में डेली बाय डेली जो मैं 3-3 4-4 क्वेश्चन बता रहा हूं उसको जो है आप लोग ऊपर सब्जेक्ट के नाम दे दीजिए और नीचे में उस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए, समझ गए। उससे होगा क्या कि एक ही कॉपी में हर एक सब्जेक्ट का आपको जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सब आ जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको उसी एक कॉपी के अंदर ले जाकर आपके सारा चीज़ें आएगा, समझ गए ना। तो बाकी मेरा कहना काम है, कराना काम है, आपको तो लिखना आपका काम है। चलिए, जो जितना जिस प्रकार से मेहनत करता है उतना ही उसको मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिए कि हर्निया होता क्या है, फिर इसके हम लोग प्रकार को जानेंगे। तो देखिए, हर्निया सीधा समझिए। हर्निया होता है ना, किसी को भी हर्निया होता है तो देखते होइएगा उसके शरीर पर उभार आ जाता है, एक जो है सूजन टाइप से गोला जो है उसके ऊपर उभार आ जाता है, समझ गए ना। तो ये क्यों होता है? तो देखिए, हर्निया जो है शरीर के किसी भी अंग में जो है होता है ना, तो जैसे शरीर के एक कैविटी में जो अंग होता है, जो अंग है ना, वह दूसरे कैविटी में प्रवेश कर जाता है। मतलब सीधा समझिए कि अपने सीमा को पार करते हुए दूसरे के सीमा में जा घुसने से जो उभार आता है, जो एक दिखावटी होता है, वही जो है आपका क्या होता है, हर्निया होता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी को अगर डायफ्रामेटिक हर्निया होता है तो उसका जो डायफ्राम का जो मसल्स होता है, चूँकि थोरेटिक कैविटी वक्ष गुहा को और एब्डोमिनल कैविटी दोनों को अलग कौन करता है? डायफ्राम करता है। तो जो डायफ्राम होता है उस डायफ्राम को अगर एब्डोमिनल कैविटी, मतलब वो जो उदरीय गुहा वाला जो अंग होगा, वो कोई अंग जो है उस डायफ्राम को भेदते हुए, मतलब उससे जो है पास कर जाएगा और जाकर थोरेटिक कैविटी यानी दूसरे कैविटी में प्रवेश कर जाएगा वो अंग, तो वही जो है क्या होता है आपका, वही जो है वो हो जाता है हर्निया, समझ गए ना। तो वही है, जब कोई अंग, उसका कोई भी भाग, मतलब शरीर का कोई भी अंग के मतलब कोई भी भाग जो है अपने गुहा से दूसरे गुहा में जाकर प्रवेश कर जाता है और जो है उभार आता है, तो वही जो है होता है आपका हर्निया, समझ गए ना। चलिए, हर्निया समझ गए, ओके। हर्निया के मुख्य जो है प्रकार निम्नलिखित है, देख लीजिए कौन कौन से है हर्निया का प्रकार है। पहला है हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया जो होता है, देख लीजिए, इसमें जो उदर अंग होता है, जो आपका एब्डोमिनल जो ऑर्गेन होता है, पेट का जो अंग होता है, वो कोई अंग जो होगा वह डायफ्राम को पार करते हुए, भेदते हुए थोरेटिक कैविटी में चला जाता है। तो ये, और उससे जो उभार आता है वो हाइटस हर्निया होता है, समझ गए। ये हाइटस हर्निया जो होता है जैसे स्लाइडिंग हर्निया और रोलिंग हर्निया, ठीक है ना। स्लाइडिंग हर्निया और रोलिंग हर्निया जो है एग्जाम्पल है किसका? हाइटस हर्निया का। चीज़ें समझ में आ गया। चलिए,
दूसरा है अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया का मतलब होता है कि चूंकि अम्बिलिकल मतलब होता है नाभि, समझ गए ना, तो इसमें नाभि क्षेत्र पर आंत का कोई हिस्सा उभर कर बाहर आ जाता है। अम्बिलिकल हर्निया का मतलब होता है कि नाभि जो होता है ना, नाभि, तो इस नाभि के क्षेत्र में आपके इंटेस्टाइनल आंत का कोई हिस्सा जो है इस नाभि वाले क्षेत्र में आ जाता है और इसमें उभार हो जाता है, तो इसको जो है हम लोग अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। समझ गए ना। चलिए, नाभिकीय हर्निया। नेक्स्ट तीसरा जो हर्निया है वो है सर्जिकल हर्निया। सर्जिकल हर्निया का मतलब होता है कि अगर पहले से कोई अगर आपको सर्जरी हुआ है, समझ गए ना, तो उदरीय क्षेत्र में अगर कोई सर्जरी हुआ है तो उस सर्जरी वाले जगह पर आंत का कोई भी हिस्सा जो है उभार के रूप में बाहर निकल जाता है, तो वो जो है सर्जिकल हर्निया होता है। मतलब समझ गए ना कि सर्जिकल हर्निया, इसमें पहले अगर कोई सर्जरी हुआ है उदरीय क्षेत्र में, एब्डोमिनल क्षेत्र में, तो वहाँ पे कोई अगर सर्जरी हुआ है तो वहाँ पे आंत का जो भाग कोई होगा वह उस सर्जरी वाले जगह पर उभार के रूप में बाहर की तरफ निकलेगा, तो वही जो है सर्जिकल हर्निया होगा। चीज़ें समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए सिजेरियन साइट पर हर्निया होना। जैसे आपका पेट पर कोई चीरा लगा है, अब इस चीरा जो है पूर्व में कभी हुआ है तो उस पर जो है टाका लगा रहता है, समझ गए ना, तो इस चीरा वाले जगह पर जो है आपका आंत का कोई भी हिस्सा, इंटेस्टाइनल के कोई भी हिस्सा जो है आ जाएगा इस सर्जरी वाले जगह पर, और आने के बाद चूंकि यहाँ पे पहले से भी कोई ऑर्गन होगा और दूसरा भी ऑर्गेन वहाँ पे आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि उसको जो है क्या करेगा, ऊपर की तरफ उसको उभार आ जाएगा उसमें, तो यही जो है आपका हर्निया होता है। समझ गए। चलिए चौथा देखिएगा, इनगुइनल हर्निया। इनगुइनल हर्निया क्या होता है, इसमें उदरीय अंग मुख्यतः आंत का भाग इनगुलन रिंग को पार कर नीचे वृषण कोश में आ जाता है। यह दो प्रकार के होता है, एसेंडिंग इनगुइनल हर्निया व डिसेंडिंग इनगुइनल हर्निया। समझ गए। देखिए 4 हर्निया होता है। एक हाइटस हर्निया, समझ गए ना, जिसमें रोलिंग और स्लाइडिंग हर्निया, उसके बाद होता है आपका इनगुइनल हर्निया, उसके बाद आपका अभी ऊपर देखे हैं सर्जिकल हर्निया, चौथा है इनगुइनल हर्निया। इनगुइनल हर्निया का मतलब है कि इसमें जो एब्डोमिनल ऑर्गेन है, जो उदरीय अंग होता है, यह मुख्यतः आंत के भाग को जो उदरीय अंग में भी मुख्यतः आंत का कोई भी भाग जो इनगुइनल रिंग होता है उसको पार करते हुए नीचे जो वृषण कोश होता है, समझ रहे ना, वृषण कोश समझ रहे ना, उसमें जो है वो आंत का कोई भी हिस्सा प्रवेश कर जाता है, इनगुइनल रिंग को पार करते हुए वृषण किस में आ जाता है, तो इस प्रकार के जो हर्निया होता है उसे इनगुइनल हर्निया कहते हैं। इनगुइनल हर्निया का मतलब समझ रहे हैं कि इनगुइनल रिंग को पार करते हुए वृषण कोश में उदरीय अंग आंत का कोई भी हिस्सा आ जाता है, तो वही जो है इनगुइनल हर्निया होता है। समझ गए। यह दो प्रकार के होता है, एक असेंडिंग इनगुइनल हर्निया और एक डिसेंडिंग इनगुइनल हर्निया। तो ये 4 प्रकार से आप इन हर्निया को याद रखिएगा। ओके चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि हाइटस या हाइटल हर्निया क्या होता है, इसके कारण, लक्षण, निदान एवं प्रबंध लिखे। देखिए अब ये 4 हर्निया हम लोग देखे हैं ना, इस 4 हर्निया में से चाहे आपसे इनगुइनल हर्निया के ऊपर विस्तृत रूप से पूछे, या आप सर्जिकल हर्निया के ऊपर विस्तृत रूप से पूछे, या फिर जो है आपसे अम्बिलिकल हर्निया के ऊपर विस्तृत रूप से पूछे, ठीक है ना, कोई भी हर्निया पूछे उस हर्निया के बारे में ऊपर बता ही दिए हैं, और उसका कारण, लक्षण और जो प्रबंध होगा ना उस सब में सेम होगा। तो अभी हम लोग हाइटस हर्निया के बारे में देख लेते हैं। चलिए इसी तरह आप लोग जो है सभी हर्निया के बारे में अगर पूछेगा तो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए हाइटस हर्निया अभी ऊपर देखे हैं कि इसमें जो है एब्डोमिनल कैविटी के कोई भी अंग जो है वह डायफ्राम को पार करते हुए थोरेटिक कैविटी वक्ष गुहा में प्रवेश कर जाता है, जिससे उभार आता है, उससे जो हम लोग हाइटल हर्निया कहते हैं, जैसे स्लाइडिंग हर्निया और रोलिंग हर्निया, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसका कारण क्या क्या होता है, इसके कॉज देख लीजिए, ये हर्निया होने का क्या क्या कारण होता है देख लीजिए। चूंकि यह डायफ्राम वाला हर्निया है, डायफ्राम को पार करता है, समझ गए ना, तो देख लीजिए डायफ्राम मांसपेशी की कमज़ोर होना, समझ गए ना, डायफ्राम में ऐसी मांसपेशी का कमज़ोर होना, गर्भ अवस्था प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है ये होता है, समझ गए। नेक्स्ट है मोटापा, ऑबेसिटी भी इसका कारण हो सकता है। अधिक आयु, अधिक उम्र में हर्निया होने का चांसेस रहता है। अधिक कार्य या व्यायाम करना, अगर अत्यधिक आप कार्य कर लेंगे और व्यायाम कर लेंगे तो इस कंडीशन में जो आपका एब्डोमिनल कैविटी का जो अंग है वह आपके थोरेटिक कैविटी में प्रवेश कर सकता है, समझ गए। भारी वजन उठाना, अगर बहुत ज़्यादा आप भारी वजन उठा लेते हैं औकात से ज़्यादा तो इस कंडीशन में भी जो है प्रॉब्लम हो सकता है। लगातार खांसी रहना, अगर बहुत समय से लगातार खांसी हो रहा है तो इस कंडीशन में जो है आपके खांसते खांसते जो है आपके एब्डोमिनल मतलब उदरीय गुहा के कोई अंग जो है डायफ्राम को पार करते हुए छाती के आसपास थोरेटिक कैविटी में आ जाएगा, समझ गए।
उसके बाद है पेशीय रोग होना, मस्कुलर रोग होना, पेट में चोट लगना, ट्रॉमा होना, समझ गए। नेक्स्ट है आपके पूर्व में की गई कोई सर्जरी हो सकता है या गंभीर कुपोषण, ये सब जो है कारण बनता है हाइटस हर्निया या फिर हर्निया का, समझ गए ना। चलिए लक्षण क्या होता है, अगर किसी को हर्निया होता है तो उसमें क्या लक्षण होता है देख लीजिए। तो जहाँ भी हर्निया होता है उस जगह पे दर्द होना, समझ गए ना। जहाँ भी अगर उभार है शरीर में तो उस जगह पर छूने से दर्द होता है। अंग बाहर की तरफ जो है उभरना, प्रोस्टिज्यूजन, समझ गए ना। प्रोटिज्यूनन मतलब अंग जो है बाहर की तरफ उभरा हुआ रहेगा, ये दिखाई देता है। चलने फिरने में समस्या होगा, समझ गए। सांस लेने में परेशानी होगा, चूँकि यह कौन सा हर्निया देख रहे हैं, हाइटस हर्निया। चूँकि इस शरीर में जो है थोरेटिक कैविटी, जहाँ पे हमारा फेफड़ा है, हार्ट है, वहीं पे और एक अंग आ जाएगा तो वहाँ पे तो दिक्कत होगा ही होगा सांस लेने में, समझ गए ना। एपिगैस्ट्रिक आपका पेन होगा, समझ गए ना। छाती के आसपास जो है दर्द होगा, उल्टी हो सकता है, भोजन निगलने में परेशानी होगा, डिसोफेगस में जलन होगा, बर्निंग इन एसोफेगस, समझ गए ना। बर्निंग इन ओसोफेगस, समझ गए ना, ये ओसोफेगस है, इसको डेसोफेगस मत कीजिए। ओसोफेगस में जलन होगा, ठीक है। बेचैनी, रेस्टलेस हो सकता है और बुखार भी आ सकता है, दर्द होगा तो, समझ गए ना। तो ये सब लक्षण दिखता है हर्निया वाले पेशेंट का, समझ गए। चलिए देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, आपको एक बार में नहीं समझ में आए वीडियो को बैक कीजिए और फिर से वहाँ से समझने का कोशिश कीजिए जहाँ से जो है आपको नहीं समझ में आया है। मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम आसान भाषा में समझाऊँ आपको, समझ गए, ताकि आप कहीं भी बैठ के भी सोचें कि हर्निया क्या होता है तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाए, ऐसा याद होना चाहिए, समझ गए ना। चलिए डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। तो हर्निया वाले पेशेंट का या किसी भी पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन तो होता ही होता है, इतिवृत्ति तो लिया ही लिया जाता है। उसी प्रकार से अब यहाँ पे चूँकि चेस्ट और पेट के आसपास की बातें हैं तो एक्सरे भी होगा और बेरियम के साथ में होगा, क्योंकि बेरियम से एक्सरे जो है साफ आता है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है। बायोप्सी किया जाएगा, उसके बाद है सीटी स्कैन किया जाएगा उसका, ठीक है ना। उसके बाद जो है एंडोस्कोपी भी इसका हो सकता है, साथ में एमआरआई भी हो सकता है और यूएसजी भी हो सकता है। तो ये सब डायग्नोसिस है, ओके, समझ गए। चलिए अब इसका सर्जिकल प्रबंध क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। पहला है इसका सर्जिकल पर, देखिए अगर किसी को हर्निया हो जाता है तो इस कंडीशन में दवाई काम नहीं करता है, दवाई बहुत जो है बेअसर होता है। तो इसमें सर्जिकल ही एकमात्र जो है आपका इफेक्टिव इलाज होता है हर्निया वाले पेशेंट का, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे पहला सर्जिकल है हर्नियोरेफी, हर्निया के नाम से ही मिलता जुलता है, हर्नियोरेफी, ठीक है ना। इसमें सर्जरी द्वारा हर्निटेड अंग को वापस अपने स्थान पर रीएडजस्ट कर दिया जाता है, फिर हर्निया की सिलाई कर दी जाती है। हर्नियोरेफी का मतलब होता है कि जिस भी जगह पर उभार होता है तो वहाँ पे जो है क्या किया जाता है, सर्जरी के द्वारा उस उभार वाले जगह पर जो अलग से कोई अंग आकर वहाँ पे जो है फिट हो गया है तो उस अंग को सर्जरी के द्वारा उसको अपने ओरिजिनल जगह पर एडजस्ट कर दिया जाता है और फिर से जो है उसको सिलाई कर दिया जाता है हर्निया वाले जगह को, ठीक है ना। तो ये हर्नियोरेफी हो जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं मैनुअल रिडक्शन ऑफ हर्निया है, मैनुअल रिडक्शन ऑफ हर्निया है दूसरा पॉइंट। देख लीजिए हर्निटेड अंग का उसके भाग को रीएडजस्ट कर दिया जाता है इसके अंतर्गत हल्के दबाव के द्वारा, ठीक है ना। मतलब मैनुअल रिडक्शन ऑफ हर्निया, इसमें होता यह है, पहला में तो हर्नियोरेफी था जिसमें सर्जरी किया जाता था, लेकिन ये जो मैनुअल रिडक्शन ऑफ हर्निया है तो इसमें हल्के प्रेस के द्वारा, हल्के दबाव के द्वारा जो हर्निया वाला अंग होता है उसको हल्का दबा कर प्रेस करके उसको जो है अपने ओरिजिनल स्थान पर भेजा जाता है। तो ये जो है मैनुअल होता है और ये जो है हल्का फल्का कंडीशन में काम आता है, समझ गए ना। इफेक्टिव कौन सा है, उसका सर्जरी ही प्रोसेस है, समझ गए। चलिए तो ये हो गया आपका सर्जिकल प्रबंध। अब यहाँ पे चिकित्सीय प्रबंध देख लीजिए। चिकित्सीय प्रबंध में अब जैसे ऊपर देखे हैं कि दर्द होता है, सूजन होता है, ठीक है ना, पेन होता है, तो इन सब के लिए जो है कुछ दवाइयाँ दिया जाता है। दर्द कम करने के लिए एनाल्जेसिक देंगे, पैरासीटामोल और ट्रामाडोल, समझ गए। चलिए दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, गंभीर दर्द होने पर मॉर्फिन सल्फेट दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है एपिगैस्ट्रिक दर्द को कम करने हेतु एंटासिड जैसे पेंटेप्राजोल 40 mg और रेनिटाइटिन दिया जाता है। किसी को अगर गैस के कारण दर्द होता है तो उसे एंटासाइड दिया जाता है जैसे पेंटेप्राजोल 40 और रेनिटाइटिन, समझ गए ना। चलिए गैस कम करने के लिए होता है। और चौथा है कोई संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक दे सकते हैं, समझ गए। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आपको अब लिखना है क्या चीज़,
नर्सिंग प्रबंध। अब आप लोग को पता है कि यहाँ पे दवाई के द्वारा भी पेशेंट को दवाई भी हल्का फल्का उसके लक्षण को चलेगा और सर्जरी तो इसका मुख्य इलाज है ही। तो आप एज ए नर्स सर्जरी और चिकित्सक दोनों को ध्यान में रखते हुए आप नर्सिंग देखभाल क्या क्या लिखेंगे जो आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अब नर्सिंग देखभाल नहीं बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सर्जरी हो उसमें पेशेंट को सर्जरी से पहले 8-10 घंटे पहले जो है रोगी को मुँह से कोई भी खाना नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है इसी तरीक़ा से आपको जो है लिखना पड़ता है, तो आप लोग लिखिएगा, समझ गए। नर्सिंग देखभाल मैं बहुत बार इसका टेक्निक बता चुका हूँ, समझ गए। चलिए ये हो गया यहाँ पे। चलिए आज जो नर्सिंग देखभाल होता है, ये नर्सिंग देखभाल पूर्णतः आपके नॉलेज के ऊपर है कि आप कैसे जो है पेशेंट को किसी भी बीमारी में उस बीमारी के अनुसार देखभाल कर सकते हैं, समझ गए। चलिए बाकी देखिए डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है इसी को मधुमेह कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके कारण, लक्षण, निदान, जटिलता सब कुछ लिखना है, साथ में डायबिटीज मेलाइटिस का नर्सिंग प्रबंध भी स्पष्ट करना है। ओके चलिए देखते हैं। देखिए डायबिटीज मेलाइटिस जो है क्या होता है। डायबिटीज मेलाइटिस एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है, समझ गए ना। क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है, समझ गए। मेटाबॉलिक का मतलब समझ रहे ना कि यह जो है आपके उपापचय क्रिया को जो है गड़बड़ी होने के बाद जो है व्यक्ति में डायबिटीज होता है, समझ गए ना। जैसे आपके शरीर में बहुत सारे चीज़ों का जो है अच्छे से पाचन नहीं होने के बाद जो है ये प्रॉब्लम आपका होता है, जिससे आपका शरीर जो है इसका उपयोग नहीं कर पाता है, समझ गए। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है। सबसे पहले समझिए कि जो डायबिटीज मेलाइटिस है यानी मधुमेह है, इसका मेडिकल भाषा में नाम है डायबिटीज मेलाइटिस डीएम, समझ गए ना। यह एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज होता है, यानी यह एक क्रॉनिक जो है मेटाबॉलिक डिजीज यानी रोग होता है, समझ गए, जो कि शरीर में अग्नाशय पैंक्रियाज के बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होने वाला इंसुलिन हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन के कारण होती है, ठीक है। इसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है एवं मूत्र के साथ भी उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझिए डायबिटीज मेलाइटिस होता क्या है। तो देखिए डायबिटीज मेलाइटिस यह एक मेटाबॉलिक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है जो शरीर में जो हमारा पैंक्रियाज अग्नाशय होता है, और उसको जानते हैं हम लोग कि पैंक्रियाज से जो बीटा सेल होता है उस बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है, और वो इंसुलिन क्या करता है हमारे शरीर में जो है बनने वाला जो हार्मोन है इंसुलिन उसको जो है स्रावित करता है बीटा सेल, और फिर वो बीटा सेल क्या करता है कि आपको इंसुलिन को स्रावित करता है, जो इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज के मात्रा को नियंत्रित करता है, समझ गए ना। तो उस ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कब नहीं कर पाता है, तो जब पैंक्रियाज जो है इंसुलिन कम मात्रा में स्रावित करता है, यानी अल्प मतलब हाइपोसिक्रेशन मतलब कम मात्रा में स्रावित करता है, तो ग्लूकोज का जो मात्रा होता है उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसके कारण शरीर में ग्लूकोज बढ़ जाता है और फिर वो मूत्र के साथ भी उत्सर्जित होने लगता है, और यही जो है आपका होता है डायबिटीज मेलाइटिस, समझ गए। चलिए इसका प्रकार देखिए, डायबिटीज मेलाइटिस जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2, समझ गए ना। एक होता है आपका T2DM, समझ गए ना, और एक होता है आपका T1DM, समझ गए ना। तो ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, समझ गए। चलिए टाइप 1 जो होता है आपका, यह जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है। मतलब इस प्रकार का जो मधुमेह होता है ना, यह पूर्णतः जो है डायबिटीज पर मतलब इंसुलिन के जो है इंसुलिन पर निर्भर करता है, समझ गए। जैसे यह मधुमेह जो है इसे IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस या जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, यानी बाल मधुमेह भी कहते हैं। यह पैंक्रियाज द्वारा इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होती है, समझ गए। देखिए बच्चा में भी यही होता है, और बच्चा में इससे जो है टाइप 1 जो होता है इसे जो है हम लोग टाइप 1 को जो है हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज यानी बाल मधुमेह भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है वह हमारा पैंक्रियाज जो है वह इंसुलिन का सिक्रेशन में कमी होने के कारण टाइप 1 होता है। इसीलिए इसे इंसुलिन डिपेंडेंट कहा गया है कि इंसुलिन पर डिपेंडेंट होता है, मतलब इंसुलिन इसमें कमी होने के कारण टाइप 1 होता है, समझ गए। चलिए तो इससे जुवेनाइल भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में कि जुवेनाइल जो है जुवेनाइल मतलब डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है बताइए। तो आप लोग लिख दीजिएगा, सिर्फ आप ये लिख दीजिएगा, ए वाला लिख दीजिएगा कि यह IDDM इसे इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, या इसी को बाल मधुमेह भी कहते हैं, जो कि अल्प सिक्रेशन मतलब इंसुलिन के अल्प सिक्रेशन के कारण मतलब कम सिक्रेशन के कारण होता है। कम सिक्रेशन होगा तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं कर
पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगा, जो ग्लूकोज मूत्र के द्वारा भी निकलेगा और वह जो है आपके मधुमेह रोग का सूचित होता है। समझ गए? तो ये हो गया पहला, समझ गए। चलिए दूसरा जो होता है इसी के ठीक उल्टा होता है, NIDDM होता है। N फॉर नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस होता है, ठीक है ना, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है, ठीक है। मतलब यह इंसुलिन पर निर्भर नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? तो इसे तो जो है NIDDM भी कहते हैं। इसमें पैंक्रियाज द्वारा इंसुलिन का स्राव तो पर्याप्त मात्रा में होता है, परंतु शरीर की कोशिकाएं उसका प्रभावी रूप से उपयोग नहीं कर पाती है, जिसके कारण ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट उपापचय अनियंत्रित हो जाता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। देखिए पहला था जिसमें पैंक्रियाज से इंसुलिन कम स्रावित ही हो रहा था, समझ गए ना। लेकिन ये जो टाइप 2 है इसमें पैंक्रियाज से इंसुलिन तो अपने मात्रा में अच्छा खासा स्रावित होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, स्रावित अच्छा होता है। लेकिन जो इंसुलिन स्रावित होता है उसका जो उपयोग इंसुलिन का होना चाहिए हमारे शरीर में ग्लूकोज को नियंत्रण करने के लिए, वो हमारा जो शरीर के जो सेल है वह इंसुलिन का जो है क्या होता है उपयोग नहीं कर पाता है, समझ गए। और जब नहीं कर पाता है तो मतलब इंसुलिन पर हमारा कोशिका अब डिपेंडेंट नहीं रहा है, और वही जो है नॉन डिपेंडेंट जो है आपका डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है, समझ गए। मतलब इसमें जो है इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में सिक्रेशन होता है, स्रावित होता है, बट हमारा शरीर का जो सेल है वह इसका उपयोग नहीं कर पाता है, और इसके कारण हमारे शरीर में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का उपापचय जो होता है वह अनियंत्रित हो जाता है, जिसके कारण ग्लूकोज में और मूत्र में ग्लूकोज शरीर में और ग्लूकोज मूत्र में रक्त जो है ग्लूकोज बढ़ जाता है, समझ गए ना चीज़ को। चलिए टाइप 2 हो गया। चलिए अब मैं यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ इसका कारण क्या क्या होता है, ठीक है। देख लीजिए कारण डायबिटीज मेलाइटिस का हो सकता है प्रकार एक जो कारण होता है ये भी कारण हो सकता है, समझ गए ना, कि हमारा जो शरीर है शरीर में पैंक्रियाज जो है वो क्या होगा आपका कम जो है क्या करेगा इंसुलिन निर्माण कम करेगा, समझ गए। तो वो उसके कारण जो है हमारा शरीर का कोशिका उपयोग नहीं कर पाएगा उसका, समझ गए ना। तो ये प्रकार 1 इसका कारण होता है डायबिटीज मेलाइटिस का। उसके बाद है ऑटो इम्यून पी सेल नष्ट होने से। अब जो ऑटो इम्यूनी होता है वो उसका जो है पी सेल नष्ट होने से, समझ गए। मोटापा बढ़ने से, अधिक मीठा खाने से, यह हेरेडिटरी भी होता है, मतलब वंशागत भी होता है, समझ गए ना। उसके बाद गर्भावस्था इसका कारण हो सकता है। लंबे समय तक भावनात्मक या मानसिक तनाव, अगर ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं और लंबे समय से टेंशन में डूबे हैं तो आपके अंदर जो है ये चीज़ें चीनी का खतरा हो सकता है। कुछ विशेष दवाइयाँ लेने जैसे थियाजाइड, डायूरेटिक्स, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव, एड्रीनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, समझ गए ना, ये सब लेने से जो है आपका हो सकता है चीनी का रोग। व्यायाम की कमी, अगर आप शरीर को बैठा कर रखते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, खूब खाते हैं, शरीर में चर्बी बढ़ेगा, मोटा होगा, फैट बढ़ेगा और व्यायाम का कमी होगा, फिर जो है आपका शरीर जो है चीनी की तरफ चले जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अधिक मात्रा में खाना, अगर बहुत ज़्यादा ओवर डाइटिंग ले लेंगे तो इसके कारण भी हो जाएगा। उपवास रहेंगे तो इसके कारण भी होता है, समझ गए ना। शराब पीने से भी ये होता है। अधिक वसा युक्त तेलीय भोजन करने से भी चीनी रोग होता है, क्योंकि अधिक वसा युक्त भोजन करेंगे तो मोटापा होगा और मोटापा से चीनी होता है, ठीक है। इसका लक्षण देख लीजिए, किसी में अगर चीनी होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण जो है दिखाई देता है, इसको जो है ज़रूर जानना चाहिए। सबसे पहले इसमें 3PS द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। चीनी का जो लक्षण है इसको 3PS याद रखिएगा, मतलब 3 टाइम जो P होता है ट्रिपल P, इसको याद रखिएगा। और यही जो है मुख्य जो है लक्षण चीनी रोग का यही होता है। कौन कौन से, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपके सामने में है 3P। पॉलीयूरिया का मतलब है कि मूत्र की मात्रा बढ़ जाना। किसी को अगर चीनी रोग जब भी सूचित करेगा तो समझ जाइएगा कि अगर मूत्र बार बार और अधिक मूत्र हो रहा है तो एक बार आपको जो है चीनी का ज़रूर जाँच कराना चाहिए, समझ गए। उसके बाद पॉलीडिप्सिया होता है जब आप मूत्र बार बार जाएंगे तो शरीर में जल का कमी होगा, और जल का कमी होगा तो प्यास बहुत लगेगा, मुंह सूखेगा, समझ गए ना। तो चीनी, जिसमें भी चीनी बढ़ता है ना तो उसमें मूत्र बार बार लगता है, उसका जो है प्यास बार बार लगता है, यानी पॉलीडिप्सिया। उसके बाद पॉलीफेजिया, मतलब भूख भी बढ़ जाता है, बहुत भूख लगता है चीनी वाला पेशेंट को, समझ गए ना। तो भूख भी बढ़ जाता है और प्यास भी बहुत लगता है और मूत्र भी बढ़ जाता है। तो ये 3P जो है आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। 3P मतलब एक P पॉलीयूरिया, एक P पॉलीडिप्सिया और एक P का मतलब है पॉलीफेजिया, तीनों याद रखिएगा, ओके। चलिए
इसका मेन लक्षण वही तीनों है। अब यहाँ पे कुछ और लक्षण है, अन्य लक्षण भी इसका है चीनी वाला का, देख लीजिए। जैसे रात्रि में अधिक पेशाब आना, नॉक्टूरिया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है वजन घटना, जिसको चीनी होने लगता है बार बार, उसको वजन जो है घटने लगता है। आँखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा ना, आप डॉक्टर के पास जाइएगा, चीनी वाले डॉक्टर के पास, सॉरी आँख वाले डॉक्टर के पास, कहिएगा हमारा सर विजन जो है ब्लू रेड दिख रहा है, मतलब धुंधला दिखाई दे रहा है, तो वह जो है आपको जो है एक बार चश्मा चेक करने से पहले आपको एक बार बोलेंगे कि आप चीनी का चेक कराइए। तो चीनी का भी चेक जो है यहाँ पे कराता है, क्योंकि चीनी बढ़ने से धुंधला दिखाई देता है, समझ गए। घाव देरी से भरना, अगर शरीर पर अगर कोई आपका घाव हो गया है तो वह जो है भरने में बहुत ज़्यादा समय लेगा, समझ गए। नेक्स्ट है चक्कर आ सकता है, थकान कमजोरी हो सकता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगा, हाइपरगैल्सेमिया होगा, मूत्र में शर्करा निकलेगा, जब आप मूत्र त्याग करेंगे तो उसमें ग्लूकोज का मात्रा होगा, समझ गए। बार बार संक्रमण हो सकता है, रिकरेंट ऑफ इन्फेक्शन। तो ये सब जो है कुछ अन्य लक्षण भी है जो कि एक चीनी में दिखाई देता है, डायबिटीज में। ओके चलिए, अब इसका निदान क्या क्या होता है, मतलब इसका टेस्ट कौन कौन सा है, डायग्नोसिस। सबसे पहला टेस्ट होता है इतिवृत्ति हिस्ट्री लेना, शारीरिक परीक्षण इसका एक टेस्ट होता है। नेक्स्ट टेस्ट होता है कि ब्लड सीरम की जांच की जाती है, जिसमें सीरम ग्लूकोज लेवल देखा जाता है। मतलब जो ब्लड टेस्ट होता है ना, उसमें आपका जो है ग्लूकोज का लेवल देखा जाता है कि आपके ब्लड में जो है सीरम में ग्लूकोज का लेवल कितना है। तो देख लीजिए, अगर फास्टिंग के समय अगर आपका 120 या इससे नीचे हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका ब्लड जो है बिल्कुल कंट्रोल है, आपको कोई डायबिटीज नहीं है। फास्टिंग में अगर आप ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं तो 120 mg प्रति DL या इससे नीचा है तो बिल्कुल सही है, समझ गए, इतना होना चाहिए। अगर आप खाना खा के और जाते हैं चीनी का टेस्ट कराने तो फिर जो है आपको 150 भी अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 150 या इससे कम आ रहा है खाने के बाद 140, 145, 130, 132, तो जो है खाने के बाद 150, 155 भी आ रहा है तो जो है ठीक है, समझ गए। अगर फास्टिंग के समय 120 अगर आ रहा है या इससे कम आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका बिल्कुल ठीक है, इतना आना चाहिए, समझ गए। चलिए, उसके बाद आँखों का भी जांच किया जाता है, समझ गए। मूत्र का भी जांच होता है, ग्लाइकोसूरिया का भी जांच होता है। मूत्र में मतलब ये देखा जाता है कि कहीं ग्लूकोज का मात्रा तो नहीं है। एसीटोन का भी चेक किया जाता है, तो मूत्र के जांच में इस दोनों का चेक किया जाता है, समझ गए। चलिए, ग्लूकोज का और एसीटोन का। ओके चलिए, अब इसका जटिलता क्या होता है, जटिलता देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप इस डायबिटीज़ वाले पेशेंट का और ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें क्या हो सकता है, तो उसे डायबिटीज़ कोमा हो सकता है, रेडियो में विक्रियता होना, रेटिना में विक्रियता मतलब आँख में प्रॉब्लम आएगा, रेटिनोपैथी हो सकता है, गुर्दे का विकार हो सकता है, समझ गए। रक्त वाहिनियों की दीवार कठोर हो जाएगा, जिसको हम लोग एथीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, समझ गए ना। क्योंकि रक्त में आपका जो है ग्लूकोज का मात्रा है, और वो ग्लूकोज का मात्रा जब होगा तो रक्त जो है क्या होगा, मोटा हो जाएगा, उसमें और ज़्यादा कण हो जाएगा, और वह जो है धीरे धीरे रक्त वाहिनी में जमा होकर रक्त वाहिनी को कठोर कर देगा, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम होगा। तो ये जो है आर्थेरियोस्क्लेरोसिस भी होता है, समझ गए। चलिए, उसके बाद देख लीजिए, आपका UTI संक्रमण हो सकता है, समझ गए ना, अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके बाद है रीनल गुर्दा फेलुअर हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का मात्रा कम हो सकता है शरीर में। उसके बाद कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD भी हो सकता है। तो ये सब जो है आपका जटिलता होता है मधुमेह के साथ में। ओके चलिए, अब इसका चिकित्सीय प्रबंध देख लीजिए। इसमें चिकित्सीय प्रबंध ही होता है, सर्जिकल प्रबंध इसमें नहीं होता है। चीनी वाले पेशेंट का क्या सर्जिकल प्रबंध होगा, उसमें क्या सर्जरी का जरूरत है, तो इसमें दवाई ही होता है। जैसे देख लीजिए, रोगी को ओरल एंटी डायबिटिक दवा प्रदान की जाती है। एंटी डायबिटिक मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो डायबिटीज के विरुद्ध में काम करता हो, जैसे मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन और ग्लिपिजिड, समझ गए ना। ग्लिपिजिड होता है, मेटफॉर्मिन होता है, फेनफॉर्मिन होता है। ये जो है आपके चीनी के दवाई है, समझ गए ना, डायबिटीज के लिए उपयोग में लाने वाला दवाइयाँ हैं, समझ गए, याद रखिएगा। संक्रमण हेतु एंटीबायोटिक दिया जाता है। इंसुलिन थेरेपी प्रदान की जाती है, जैसे ह्यूमिनिल रेगुलर, ह्यूमिनिल लेंटी और ह्यूमिलिन लिस्प्रो, समझ गए ना। ये आपका इंसुलिन थेरेपी दिया जाता है, ह्यूमिनिल रेगुलर, ह्यूमिलिन लेंटी और ह्यूमिलिन लिस्प्रो, समझ गए ना, याद रखिएगा, ह्यूमिलिन से याद है, समझ गए ना। चलिए,
तो आपका यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बस ये 3 चीज़ें हैं जो कि चिकित्सक में और उसके बाद जो है खाना पीना में भी कंट्रोल करना चाहिए डायबिटीज़ वाले पेशेंट का, समझ गए ना। और नर्सिंग प्रबंध आप लोग खुद से लिखिएगा कि एक चीनी वाले पेशेंट को क्या क्या करना चाहिए, नर्स क्या क्या करेगी, तो नर्सिंग प्रबंध आप लोग खुद से लिखिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे डायलिसिस देखते हैं कि डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस का जो है क्या मतलब होता है, डायलिसिस जो है कब संकेत होता है कि डायलिसिस कराना चाहिए किसी को, समझ गए ना। तो चलिए हम लोग जो है डायलिसिस के बारे में देखते हैं। ओके, चलिए पहला देखिएगा डायलिसिस, यह एक ऐसी प्रक्रिया, चूँकि देखिए डायलिसिस कोई रोग नहीं होता है, डायलिसिस नहीं कोई रोग है, समझ गए ना। डायलिसिस एक जो है आपके उपचार का एक माध्यम है जिसमें जो है जिसका अगर किडनी खराब हो गया रहता है या जिसका ब्लड बिल्कुल ख़राब हो गया है तो उसके जो है ये क्या किया जाता है, ब्लड को शुद्ध किया जाता है, समझ गए ना। तो ये जो है चूँकि किडनी ख़राब हो जाएगा तो ब्लड छानने का काम किडनी ही करता है, तो किडनी ख़राब हो जाएगा तो ब्लड छनेगा नहीं, ब्लड छनेगा नहीं तो व्यक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा भयंकर जहरीला पदार्थ भर जाएगा, तो इस कारण जो है व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा। तो रक्त को छानना बहुत ज़रूरी है, फिल्ट्रेशन होना। तो इसके लिए एक आर्टिफिशियल तकनीक है जिसको हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस होता यह है कि चूँकि यह एक प्रोसेस होता है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपशिष्ट पदार्थों को दाब एवं विसरण के द्वारा बाहर निकाला जाता है, समझ गए ना। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, समझ गए। और यह जो है दाब और विसरण का उपयोग करता है, यह एक मशीन होता है। डायलिसिस एक प्रोसेस है जिसके दौरान डायलाइजर मशीन के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से बाहर शरीर से बाहर निकाला जाता है। यह 2 प्रकार से जो है डायलिसिस किया जाता है, समझ गए ना। चलिए 2 प्रकार से कौन कौन डायलिसिस होता है देख लीजिए। पहला है पेरिटोनियल डायलिसिस, इसमें रोगी के पेरिटोनियल कैविटी में कैथेटर डालकर इरिगेशन किया जाता है, समझ गए ना। इरिगेशन मतलब जानते हैं ना, इसमें जो रोगी होता है उसके जो पेरिटोनियल कैविटी होता है उस पेरिटोनियल कैविटी में कैथेटर डालकर इरिगेशन किया जाता है। तो ये जो है आपका पेरिटोनियल डायलिसिस हो जाता है, समझ गए ना। पेरिटोनियल डायलिसिस का मतलब क्या होता है कि पेरिटोनियल कैविटी में एक कैथेटर डालकर इरिगेशन करना ही पेरिटोनियल डायलिसिस हो गया, समझ गए। तो आपको जो है पेरिटोनियल डायलिसिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये हीमोडायलिसिस है, समझ गए। देख लीजिए हीमोडायलिसिस क्या होता है। हीमो मतलब ब्लड, हीमोग्लोबिन, और डायलिसिस मतलब डायलिसिस छानने की प्रक्रिया। यह एक अत्यधिक प्रभावी तकनीक है, मैंने पहले बताया यह एक अत्यधिक जो है क्या होता है इफेक्टिव एक तकनीक है। इसमें रक्त से हानिकारक पदार्थों को हटाकर शुद्ध रक्त पुनः रोगी के शरीर में वापस कर दिया जाता है। उपरोक्त दोनों ही प्रक्रिया रीनल फेल्यूर होने के बाद ही की जाती है, चाहे वो आपका पेरिटोनियल डायलिसिस हो या फिर आपका हेमोडायलिसिस हो। दोनों जो प्रक्रिया होता है किडनी फेल होने के बाद ही होता है। एक प्रक्रिया में जो पेरिटोनियल कैविटी होता है उसमें कैथेटर डालकर इरिगेशन किया जाता है, समझ गए ना। दूसरा जो हेमोडायलिसिस है यह अत्यधिक प्रभावी है और सबसे ज़्यादा प्रचलित भी यही है, क्योंकि इसमें जिस भी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है तो उसके शरीर में जो ब्लड को शुद्ध करना है तो इसी हेमोडायलिसिस के माध्यम से होता है। उसमें होता यह है कि दाब और विसरण के माध्यम से शरीर से अशुद्ध रक्त को उस डायलाइजर मशीन में निकाला जाता है और दाब और विसरण के द्वारा उस अशुद्ध रक्त को उस मशीन में शुद्ध किया जाता है। और शुद्ध करने के बाद जो है पुनः रोगी के शरीर में एक दूसरे माध्यम से शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है उसी ब्लड को, ठीक है ना। तो यही जो है आपका होता है हेमोडायलिसिस। ओके, चलिए जो प्रक्रिया ये दोनों प्रक्रिया रीनल फेल्यूर होने के बाद की जाती है, समझ गया चीज़ को। चलिए इसका उद्देश्य क्या है, यह क्यों किया जाता है, यह जो डायलिसिस है इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों किया जाता है, तो देख लीजिए इसका उद्देश्य देख लीजिए कि क्यों किया जाता है। रोगी के शरीर से उत्सर्जी पदार्थ को हटाने के लिए, बिल्कुल सही बातें हैं। शरीर से अधिक तरल को हटाना या वाटर रिटेंशन को दूर करना। शरीर में अगर ज़्यादा जल जमाव हो गया है या तरल बन गया है तो उसको हटाने के लिए भी डायलिसिस किया जाता है, समझ गए। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट के समान स्तर को बनाए रखने के लिए, शरीर में अगर इलेक्ट्रोलाइट असमान हो गया है तो उसको स्तर को बनाए रखने के लिए भी डायलिसिस किया जाता है, समझ गए। नेक्स्ट है रक्त में प्रोटीन के अंतिम पदार्थों को बाहर निकालना। अगर शरीर में प्रोटीन बहुत बन गया है तो ये डायलिसिस जो होता है, जब डायलिसिस किया जाता है, चूँकि आपका किडनी खराब है तो प्रोटीन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है।
रक्त का पीएच मान समान बनाए रखने के लिए भी अन्य जटिल रोकथाम के लिए इस डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। समझ गए। और ये सारा चीज़ें कब होता है, जब आपका किडनी समाप्त हो जाता है, फेल हो जाता है, तो समझ गए ना, रीनल फेलुअर के बाद। ओके, चलिए अब संकेत क्या होता है, ये कहाँ संकेत करता है कि पेशेंट को डायलिसिस किया जाए। समझ गए ना। देखिए, एक्यूट वृक्कीय विफलता मतलब गुर्दा है उसका जो है एक्यूट फेलियर हो या क्रोनिक फेलुअर हो, मतलब अचानक से फेल हुआ हो या फिर जो है लंबे समय से फेल हुआ हो, दोनों माध्यम में जो है आपका एक किया जाता है। समझ गए। चलिए, रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होना, अगर रक्त में यूरिया, ब्लड यूरिया का मात्रा अधिक हो जाता है, मतलब आपका किडनी कहीं ना कहीं जवाब दे दिया है, किडनी आपके अपशिष्ट पदार्थ यूरिया को नहीं छान पा रहा है ब्लड से, तो इस कारण जो है यूरिया को कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। वृक्क रोगों को कारण मस्तिष्क में विकार, अगर किडनी रोग के कारण मस्तिष्क में प्रॉब्लम होता है तो इसके कारण भी जो है आपका डायलिसिस किया जाता है, संकेत करता है। समझ गए। शरीर में गंभीर सूजन है, यानी गंभीर रूप से सूजन होने का मतलब है जल जमाव हो गया है, तो इसको जो है कम करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। उपापचयी अम्लता होने पर, नेफ्रोक्टोमी होने के बाद, समझ गए ना, नेफ्रोटोमी मतलब समझ रहे ना कि गुर्दा का सर्जरी होने पर जो है आपको ये चीज़ें किया जाता है। समझ गए ना। तो ये जो है ये होने के बाद जो है आपका डायलिसिस करना पड़ता है, इंजेक्शन करता है, सूचित करता है। ओके, चलिए इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, इसके कराने का क्या क्या जटिलता होता है, चलिए देखते हैं। देख लीजिए, शरीर में तरल की कमी होगा, जैसे ही आप डायलिसिस कराएंगे हो सकता है शरीर में तरल का कमी हो, क्योंकि यह शरीर से तरल भी निकालने का काम करता है, पानी निकालने का काम करता है, गंभीर सूजन है उसमें यह काम करता है, तो हो सकता है निकालते निकालते यह बहुत ज़्यादा निकाल दे तो तरल का कमी होना जाएगा, तो यही चीज़ें हैं। शरीर में खून के आयतन में कमी, चूँकि शरीर को यह क्या करता है, डायलिसिस के बाद पतला करता है, शरीर को नॉर्मल ब्लड को नॉर्मल बनाता है, तो आयतन जो पहले था उससे कम जाएगा। बीपी अत्यधिक कम हो जाएगा, चूँकि यह क्या करता है, ब्लड को निकालता है एक माध्यम से और फिर दूसरे माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, तो इस कंडीशन में जो बीपी होगा वह कम जाएगा। आघात लग सकता है, शॉक लग सकता है, अगर अचानक से पूरा ब्लड अगर बॉडी से अचानक से निकल जाएगा डायलिसिस करते समय, और फिर जो है ब्लड धीरे धीरे अगर प्रोसेस जाने का बॉडी में धीरे धीरे है और बॉडी से ब्लड निकालने का प्रोसेस तेज़ी है, तो इस कंडीशन में शॉक लग जाएगा, हाइपोवॉल्मिक शॉक। समझ गए ना। गंभीर संक्रमण हो सकता है, अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो इसका एक जटिलता ये हो सकता है कि उस समय संक्रमण हो सकता है। फिर जो है सीने में दर्द हो सकता है, पैरों में ऐंठन हो सकता है, हेपेटाइटिस बी और सी भी हो सकता है, कार्डियक एर्थेमिया भी हो सकता है, पोटेशियम असंतुलन हो सकता है, ये सब जो है जटिलता पेशेंट को होता है, तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। समझ गए ना। चलिए अब इसका प्रक्रिया क्या होता है, प्रक्रिया समझना जरूरी है, जटिलता समझ लिए कि डायलिसिस के साथ ये सारा चीज़ें हो सकता है, तो अब इसका प्रोसेस देख लीजिए कि डायलिसिस कैसे किया जाता है। देखिए, हेमोडायलिसिस में एक रक्त शुद्धिकरण मशीन होती है जिसे हम लोग डायलाइजर कहते हैं। समझ गए ना। जब हेमोडायलिसिस किया जाता है ना तो उसमें एक मशीन होता है, डायलिसिस करते समय एक मशीन होता है जो डायलाइजर होता है। समझ गए ना। इसके अंतर्गत शरीर से अशुद्ध आर्टीरियल ब्लड को इसमें जो है भेजा जाता है। अब शरीर में जो अशुद्ध ब्लड है उसको क्या किया जाता है कि इसमें जो है डायलाइजर में भेजा जाता है। समझ गए ना। एक जो छोर होता है, एक छोर में शरीर से ब्लड जो है अशुद्ध ब्लड इस डायलाइजर मशीन में भेजा जाता है। समझ गए ना। और वो जब ब्लड मशीन में रहता है तो वह ब्लड दाब एवं विसरण के द्वारा, रक्त से दाब एवं विसरण प्रक्रिया के कारण हानिकारक और जो भी अपशिष्ट पदार्थ ब्लड में होता है वह छन जाता है। छनने के बाद वह शुद्ध हो जाता है। अब शुद्ध हो जाता है तो उसी में एक छोर और रहता है जो इस शुद्ध ब्लड को जो है एक रास्ते से शरीर में पहुंचाता भी रहता है। मतलब जैसे एक रास्ता ये होता है कि ब्लड यहाँ से निकल के इस मशीन में आ रहा है। समझ गए ना। इस मशीन में आ रहा है। समझ गए। इस मशीन में ब्लड जो है दाब और विसरण के द्वारा छन रहा है, अपशिष्ट पदार्थ हट रहा है। और एक छोर ऐसा भी होता है जो यहाँ से निकल कर और पुनः जो है यह शरीर में क्या होता है, शरीर में जो है ये इस छोर से शरीर में जाता है। इस छोर से शरीर से बाहर आ रहा है, शुद्ध हो रहा है, और इस छोर से जो है शरीर के अंदर भी ये शुद्ध ब्लड जा रहा है। समझ गए ना। तो यही जो है प्रोसेस चलता है। समझ गए। इस शुद्ध रक्त को रोगी के शिरा में प्रवेश कराया जाता है। समझ गए ना। रोगी के शिरा में क्यों प्रवेश कराया जाता है, ताकि रोगी के शिरा में जाए तो वह शिरा क्या करे, शिरा में जाने के बाद क्या करेगा कि वह जो है हार्ट में भेजेगा और हार्ट जो है उसे फिर से पंप करके शरीर में पहुंचाएगा। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए जो है रोगी के शरीर के रक्त संपर्क बनाया जाता है जिसे फिस्टूला कहते हैं।
इससे अशुद्ध रक्त प्राप्त कर शुद्ध रक्त वापस शरीर में इन्फ्यूज किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आगे शरीर से पूर्ण ब्लड को जो है निकाल कर इस मशीन में भर लिया जाता है और फिर जो है इस मशीन में जितना भी ब्लड है इसको शुद्ध करके फिर शरीर में भेजा जाता है। ऐसा करेगा तो पेशेंट मर ही जाएगा। तो ऐसा किया जाता है कि जितना मात्रा शरीर से धीरे धीरे निकले और जो शुद्ध होए और फिर शुद्ध हो के बाद जो है यह शरीर में भी जाता रहे। तो इससे होता यह है कि शरीर में जो है आपका ब्लड का जो कमी होता है, जिससे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक लग सकता है पेशेंट को अचानक से ब्लड कम होने से, तो ये जो है व्यक्ति को प्रॉब्लम से बचाता है। क्योंकि अचानक से पूरा के पूरा ब्लड शरीर से खाली कर दिया जाएगा तो व्यक्ति ऑटोमेटिक मर जाएगा। तो इसलिए जो है धीरे धीरे ब्लड जो है एक माध्यम से निकल कर इस मशीन में आता है और शुद्ध होता है और शुद्ध होने के बाद जो है पुनः इस माध्यम से शरीर में यह जाता भी रहता है। समझ गए ना? तो यह प्रोसेस होता है इसको, और ये इन्फ्यूज होते रहता है, मतलब शरीर में जाते रहता है, प्रवेश करते रहता है। समझ गए? तो आपका ये प्रोसेस इस तरीक़ा से होता है डायलिसिस का। समझ गए? अब इसमें जो है आप कैसे देखभाल करेंगे किसी को डायलिसिस से पहले टोटली जो है जाँच होता है, जिस प्रकार से सर्जरी का पूरा प्रोसेस होता है सर्जरी होने से पहले, उसी प्रकार से डायलिसिस होने से पहले जो है हर एक प्रोसेस किया जाता है, चाहे वो जांच का हो चाहे वो लिखित सहमति का हो। समझ गए ना? क्योंकि यह भी एक जटिल प्रोसेस ही होता है, जिस प्रकार से सर्जरी एक जटिल प्रोसेस होता है। समझ गए? चलिए, तीनों क्वेश्चन अच्छे से कर लिए। आप लोग जिनको भी समझ में दिक्कत आया होगा, जहाँ भी मैं बार बार कहता हूँ वहाँ पर रोकिए, बैक कीजिए और फिर से समझिए, ताकि आपको बार बार इसी क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, धन्यवाद।